रात से बरखा झमर-झमर हो रही थी। भोर होते जड़ाने लगा तो मुल्लर वो बगल की खटिया पर किकुर कर सोए पति से बोली, हे तनी हुक्का सुलगाते, पेट बथ रहा है। बूढ़ऊ और सिकुड़ गया, चुप लगाए बैठे पड़े रहे। बूढ़ी को गुस्सा आ रहा था। जानती थी कि पति अजोर होने से पहले उठ जाते हैं, लेकिन आज कई दिनों बाद राहत भरी भोर मिली थी, सो मुल्लर अपनी कतरी गुदरी में और सिकुड़े जा रहे थे। बूढ़ी की पीड़ा बढ़ी तो रोने लगी। मुल्लर सब सह सकते थे, लेकिन अपनी प्राण प्यारी का रुदन नहीं। बेचारे आलस त्याग कर उठे। डिबरी में रात छुटकी पतोहू ने लाख कहने के बाद भी तेल नहीं भरा, जिसके कारण वह आधी रात को ही जुड़ा गई। वैसे तो गर्मी की भोर ही उजास लिए आती है, पर आज आषाढ़ के घनघोर घिरे थे और जमकर बरखा हो रही थी। बेचारे लाठी टटोलते उठे। लाठी ठक से पैर से लगी और डंगरा कर किसी किनारे लग गई। बूढ़ी रोए जा रही थी। किसी तरह अंधेरे में टटोलते दरवाजे तक पहुँचे और कुंडी खोल दलान में आए। दलान की छप्पर कहीं से सरक गई थी और रात भर की बरखा से छाजन की मिट्टी ठेल अंदर पानी से चारों तरफ बिछलहर हुई पड़ी थी। छोटा लड़का जब तक पिता को आगे बढ़ने से रोकता, उनका पैर आगे बढ़ चुका था और भागकर पकड़ते पकड़ते बूढ़ऊ भड़ाम की आवाज़ संग सरक कर जमीन से होते कमर तक नीचे गहरे आंगन में जा गिरे। आंगन तालाब हो चुका था। वह गिरे, आवाज़ हुई और एक कराह के साथ सन्नाटा फैल गया। लड़का चिल्लाते हुए आंगन में कूदा। आवाज़ सुन बड़ा भी भागकर आया। मुल्लर पानी में डूबे पड़े थे। भारी भरकम पहलवानी का शरीर। लड़के चिल्लाए तो बहुएं पोते पोतियों संग सब आंगन में उतर आए। लात फांद कर किसी तरह बाहर बरामदे में लेकर चौकी पर लिटाया गया। हल्ला गुल्ला सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आ गए। मुल्लर की पीठ दबा दबा कर पानी निकाला गया। गांव के झोला छाप डॉक्टर महेंद्र को बुलाने दोनों पोते पहले ही भागे थे। बस वो गए और उधर से बभनान से महेंद्र डागदर डोलते आला लिए आते दिखे। आते ही आला छाती पर लगा जांचने लगे। नब्ज टटोली, मुंह में सांस देने और छाती पर पंप करने की प्रक्रिया होने लगी। खैर कोई 10 मिनट बीतकर मुल्लर के शरीर में हरकत हुई। धीरे धीरे आँख खोला और जोर से कराहने लगे। महेंद्र की बाछें खिल गईं। एक बार फिर उनकी सफल डॉक्टरी पर मुहर लगने लगी थी। लगे विद्वत्ता उड़ेलने। कराहते मुल्लर को देख इंटर में पढ़ने वाली पोती ने पूछा, बाबा कहाँ दुखाता? करिहैया रे बुचिया, मुल्लर ने कराहते हुए कहा। उसने पैर को पकड़कर धीरे से उठाया। वो जोर से बाप बाप चिल्ला उठे। लड़की ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बाबा कतक कमर गई। महेंद्र पिनक गए। वाह बेटी, तुम तो बढ़िया हड्डी की डॉक्टर निकली। गोड़ छू कर जान लिया कि कमर टूटी है। ये उनकी डॉक्टरी का बड़ा अपमान था। लड़की भी कम न थी, तन गई। हमारे गृह विज्ञान की किताब में हड्डी टूट के लक्षण बताए गए हैं। वह कमर पर हाथ रखे पूरे आत्मविश्वास से खड़ी थी। डॉक्टर चतुर थे। मन ही मन सोचे कि लड़की समझदार है और बात पलटकर दर्द की सुई लगा ब्लॉक पर ले जाने की हिदायत दे 100 रुपया जेब में डाले और निकल गया। घर में मातम छा गया। बाहर छपनों कोट बरखा हो रही थी। अंदर के कच्चे मकान की दीवारें पतली हो रही थीं, लगातार पानी की बौछार पाकर। लड़कों ने बहुओं संग पहले तो मिलजुल कर उधर की कोठरियों का सामान निकालकर आगे की पक्की कोठरियों में जमाया। इस काम में पूरे 3-4 घंटे निकल गए। उधर रोती बिलकती बूढ़ी को छोटे बहू ने हुक्का सुलगा कर थमा दिया और बूढ़ऊ का हाल बता पटा कर पड़े रहने की हिदायत दे काम में लग गई। बेचारी मुल्लर वो अपने बूढ़ऊ को देखने के लिए कलपती रहीं, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे दर्द के इंजेक्शन का असर खत्म होने लगा तो मुल्लर की कराह बढ़ने लगी। बड़े बेटे ने छोटे से कहा, बाऊ को किसी हाल में ब्लॉक में ले जाना पड़ेगा। लगता है बुचिया ठीक कहती है कि बाऊ की कमर टूट गई है। छोटे ने हामी भरी। अभी दोनों भाई विचार विमर्श कर ही रहे थे कि पीछे की सबसे पुरानी कोठरी बहरा कर धंस गई। गनीमत था कि उधर से सारा सामान निकल चुका था और घर का कोई सदस्य उधर नहीं था। बड़ी बहू ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जब विपत आती है तो चारों ओर से आती है। इस बुढ़िया के हुक्के का नशा जो न कराए। छोटी 2 जौ और आगे निकली।
बुढ़ऊ भी तो कम नहीं, जिंदगी भर कपार पर बिठाए रहे, बस सब कुछ ताव पर चाहिए। ऐसी मेहरारू मर्द को खा चबा के ही चैन लेती है। देखिए, खटिया भर के आदमी को दाढ़ कर दम लिया बुढ़िया ने। बहुएं अलग अलग अलाप लिए बैठी थी। इधर बुढ़ऊ की कराह, उधर बरखा की रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पोतियां हल्दी तेल गरम कर बाबा के हाथ पैर मल रही थी। छोटी 12 साल की पोती रानी आजी के पास आकर उनकी चारपाई में लेट गई। मुल्लर बो ने धीरे से कहा, बुचिया तनी बाबा के पास ले चलती। लड़की तकिए में गर्दन धंसा कर करवट फेर लेट गई। माँ से डांट लगी थी। माँ से नाराज हो वह आजी के पास आती और दोनों जमकर उसकी शिकायत करती। बूढ़ी छोटी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसके कर्कश स्वभाव के कारण। आज फिर मन उनसे खिन्न था। पोती को पुचकाते पुचकाते रो पड़ी। लड़की पसिज गई। बारिश कम होती आंगन द्वार पर जमा पानी उतरने लगा। बादल वैसे ही आसमान में जमे हुए थे। बड़े लड़के ने छोटे से कहा, अब इससे कम बुन्नी का आसरा नहीं, किसी तरह बाऊ को अस्पताल ले चलना ही पड़ेगा। बेचारे दर्द से चिल्ला रहे हैं। रानी आजी को डंडे के सहारे धीरे धीरे पकड़कर बरामदे में ले आई। बुढ़ऊ कराह रहे थे। आकर पायताने में बैठ गई। सुबकते हुए कलपने लगी। कुल हमारे चलते हुआ। दर्द की अथाह वेदना में भी मुल्लर ने घरवाली को दोषी नहीं बनाया। नहीं नहीं भोला की माई, सब उसकी मर्जी है। नाहक खुद को दोख देती हो। अब होनी थी हो गई, नहीं तो ऐसी बरखा इधर 20 साल से नहीं हुई थी। सब करम दोख है। मुल्लर बहुत रोती रही। आजी को रोते देख पोतियां भी रोने लगीं। हाँ, बहुएं ज़रूर मुंह चमका रही थी। लड़कों ने गांव के प्रधान की सहायता से किसी तरह चार चक्की की व्यवस्था की और पिता को लाद फाद कर अस्पताल ले गए। ब्लॉक के डॉक्टर ने जिले पर रेफर कर दिया। जिले के डॉक्टर ने बनारस। कमर की हड्डी खिसक गई थी। तुरंत ऑपरेशन का निर्देश था। बड़े बेटे ने सबसे सक्षम मझले भाई को दिल्ली में फ़ोन किया। वह कॉलेज में पढ़ाता था। पूरा हाल कहा। उसने तत्काल पैसा भेजा और किसी तरह की कोताही न होने की चेतावनी दे बनारस के लिए निकल गया। मुल्लर का मेजर ऑपरेशन हुआ और महीनों अस्पताल में रहे। लाख रुपया लगा तो मझले बेटे का, पर कलेजा सुलगा छोटी का। रो रो टोले भर से कहती फिरती कि घर बनवाने के नाम पर भैया का रुपया सूख गया और अब टन से निकल गया। बूढ़ी सुनती और क्रोध पी कर रह जाती। जीवन में पहली बार महीने भर ब्याह के बाद अकेली रही। सावन चढ़ गया था। शिवालय में इस बार मुल्लर के बगैर मंडली रात को बैठती और भजन कीर्तन चलता। पहली बार उम्र के 75वें पड़ाव पर सावन बेरंग लग रहा था। नहीं तो सावन चढ़ते मुल्लर भर भर हाथ मियाइन के यहाँ से हरी चूड़ियाँ लाकर पहना देते। लालटेन की रोशनी में कलाई देखी। लाल चूड़ियाँ कलेजे में धसी और आंखें भर सावन में बरस उठी। वह आंचल से मुंह ढांप रोती रही। रोते रोते कब आंख लग गई और जीवन के पिछले कपाट खुलने लग गए पता ही नहीं चला। वह खोती गई। मुल्लर मंगल की बाजार से सौदा लिए चले आ रहे थे। साइकिल की हैंडल पर ऊपर तक भरा झोला सबके आकर्षण का केंद्र था। वह द्वार पर साइकिल खड़ा कर झोला लिए सीधे आंगन में पहुंचे। छोटा बेटा 6 महीने का गोद में था। जाड़े की गुनगुनी धूप में तेल ताशन से सनी मुल्लर बो ने कनखियों से पति को देखा। मुल्लर पहले से निगाह जमाए थे। नजरें मिली और घर वाली झेप गई। जानती थी कि आज की मंगल की हाट खास है। ब्याह के पूरे 10 साल हुए थे। इस बीच 4 बच्चों की माँ बन चुकी भोली भाली अल्हड़ सी चंपा, जो 16वें साल में ब्याह कर इस घर आई थी, कब अपना नाम खो मुल्लर बो बन कर रह गई पता ही नहीं चला। बच्चे को खटोले पे सुलाकर कोठरी में आई। मुल्लर ने अवकार में भर लिया। औरत ने कोहनी से ढकेलते हुए कहा, हटो, माई अंगने में बैठी हैं, इधर ही कान लगाई हैं। मुल्लर ने हंसकर छोड़ दिया। हाथ पकड़कर पलंग पर बिठाया और झोला से एक एक सामान निकाल कर रखते गए। वह मुग्ध देखती रही। काहे इतना रुपया फालतू में खर्च करते हो भोला के बाऊ? अभी पिछले महीने ही तो शहर से साड़ी लाए थे। झूठे माई का ताना है कि मर्द की पगड़ी अपने सिंगार पटार में बेच देगी। वह सिर जमीन पर गड़ाए रोने लगी। मुल्लर भी भावुक हो उठे। देखो भोला की अम्मा, सब करना, मेरे सामने आंसू मत गिराना जिंदगी में। जान लो कि मैं तुम्हें मैली धोती में नहीं देख सकता। चेहरे में दोनों हथेलियों को भर कर
ये धूप सी उजली देह को मैं दुख में नहीं देख सकता। जो मिले जितना मिले सब तुम्हारा, मेरा देह मेरा मन मेरा धन सब तुम्हारा। आखिर इतना खटता किसके लिए हूँ? छोड़ो माई की बातें, तुम बस खुश रहा करो। मियाँ बीवी की प्रीति पाती अभी बाँची जा ही रही थी कि आंगन में से सास का चिल्लाना शुरू हो गया। आजकल की पतोहन को न लाज है न शर्म, मर्द को देखा नहीं कि कोठरी में घुसते लाज नहीं आती। लइका छेहर गिरे ढमकाए, वो जाके भतार के कोरा में बैठ जाएंगी। मुल्लरबो ने लंबी सांस छोड़कर कहा, लीजिए। चालू हो गई माई, अब भर टोला ढोल बजाएंगी। मुल्लर से झुकाए सीधे द्वार की ओर निकल गए। कुछ भी हो जाए कभी माँ को जवाब नहीं देते थे। पिता प्राइमरी के मास्टर थे। भरी जवानी में तीव्र ज्वर में चल बसे। उस समय मुल्लर इंटर में पढ़ते थे। मामाओं ने धा धूप कर किसी तरह इनकी पिता की जगह नौकरी लगवाई। माँ उस समय महज 40 साल की थी जब पिता गुजरे। ले दे के मुल्लर इकलौती संतान। नौकरी लगते तिलकहरूओं की भीड़ लगने लगी थी। माँ ने सोचा जो जल्दी लड़के को नहीं ब्याहा तो दया जगह जमीन घेरने लगेंगे। घर में पतोह आने से थोड़ी रौनक भी आ जाएगी और इस तरह 20 के होते होते मुल्लर ब्याह दिए गए। सिंदूरदान के समय जब चादरों के घेरे में गठरी बनी लड़की का माथा भर देखा, अंदर तक सिहर गए। झक उजली चांदनी सी लड़की, मुग्ध जो एक बार प्रेम का नशा चढ़ा आजीवन बना रहा। पूरे गांव ने मुल्लर की माँ को बधाई दी। गेहूं का बीक डाली थी जो इतनी सुंदर बहू मिली है। शुरू के सालों में सास ही सर चढ़ाए रही। सालों साल बच्चे होते रहे। मुल्लर जो नसबंदी का नाम लेते माँ इनार में कूदने निकल जाती। बेचारे चौथे बच्चे के बाद चुपचाप अकेले जाकर नसबंदी कराए और पत्नी को कसम चढ़ा दिया कि माँ से मत कहना। बीमारी का बहाना कर कुछ दिन आराम कर नौकरी पर जाने लगे। 3 बेटे और 1 बेटी के बाद सास हर महीने बहू से पूछती, महीना चढ़ा? वह इनकार में गर्दन हिला देती। दरअसल सास 4 पोते चाहती थी। दयादो ने उन्हें एक बेटे के नाम पर खूब भड़काया था और वह बेटे के सवांगों से लैस कराना चाहती थी। हमारे गांवों में आज भी ये मान्यता बलवती है कि जिसके पास जितनी लाठी लोग वह उतना ताकतवर। अब बहू उन्हें निराश कर रही थी। सास बहू के मधुर संबंध यहीं से बिगड़ने शुरू हुए। छोटा भी 4 माह का हुआ ही नहीं, वह अगले की बाट जोहने लगी। बच्चों के पालने में बहू की खूब मदद करती। बहू की इतनी सेवा करती कि पूछो मत। लेकिन अब जो हो रहा था वह सास की परम इच्छा का घोर अनादर था। सास बहू की ठन गई। माँ बेटे के गुनाह को न मानने को तैयार थी न पूछ सकती थी। ले दे के माँ बेटे के द्वंद्व में बहू घुन की तरह पिस रही थी। टकराहट का आलम यह हुआ कि पलकों पर बैठी बहू देखते देखते जमीन पर जोत दी गई। अब घर के कामों के साथ साथ बाहर का काम भी करना पड़ता। सास छोटे पोते को कांख में दबा पड़ोसियों के घर जाकर बैठ जाती और पानी पी पी बहू की शिकायत करती। इधर बेचारी मुल्लर वो 4 तरपरिए बच्चों की कचाहिन झेलती। पति की सुबह सुबह रोटी सेकती, पशुओं का चारा काटती, कूटना पीसना सब अकेले करते। अक्सर रात को पति के सामने फूट फूट कर रोती। मुल्लर भरसक कोशिश करते कि बाहर का काम निपटा कर जाएं, पर खेती किसानी के साथ मास्टरी की नौकरी में कुछ शेष रह ही जाता। 10 साल घोर संघर्ष के रहे। प्राइमरी की मास्टरी की तनख्वाह भी उन दिनों बहुत कम हुआ करती थी और घर में 7 परानियों का खर्चा। बच्चा ज्यों-ज्यों बढ़ते जा रहे थे, खर्चा बढ़ते जा रहा था। उस पर से माँ को अचानक टीबी की बीमारी ने पकड़ लिया। बीमारी बहुत बढ़ने पर पता चली। चिलम की लत जवानी से माँ को थी। वैधव्य ने और नशेड़ी बना दिया था। देखते देखते हट्टी कट्टी माँ चारपाई में सट गई। अब बूढ़ा खटिया पर सोए सोए पतोह को गरियाती। मुल्लर वो बच्चों को पास जाने से रोक देती। संक्रमण बीमारी के फैलने के डर से बुढ़िया और गरियाती। पति के समझाए अनुसार मुंह बांध कर टट्टी पेशाब साफ करती, डिटॉल से हाथ धोती। टोले भर में भुनभुनाहट बढ़ी कि पतोह उपेक्षा कर रही है। वह दिन मुल्लर बो के लिए घोर विपदा के थे। सास को जितना करती वह उतना नकारती। गांव भर बूढ़ी औरत का विलाप देखता, किंतु बहू का किया नहीं। चेहरे की उजली कांति मलिन होने लगी। सास आज बिहानी की मेहमान थी। फागुन का महीना,
कुल खानदान के बड़े देवता पितर से मना रहे थे कि बुढ़िया त्योहार न नासे। अत्तवार मंगर का भी भय था। घर में चारों तरफ मृत्यु गंध फैली थी। नाउन आकर मुल्लर बो को समझा गई कि बढ़िया से माथ धोकर नहा ले, नहीं तो 10 दिन तक माथ मीजने को नहीं मिलेगा। जो बूढ़ी आज मरमरा गई तो। मुल्लर बो घर के काम निपटाकर पोखरे की करेली माटी से मल मल कर माथ धोई। काले बाल रेशमी डोर से चमक उठे। कमर तक घने बाल खोलकर वह आंगन में बैठी सुखा ही रही थी कि अचानक मुल्लर आधम के। फागुन का असर कि बहुत दिनों बाद पत्नी को इस तरह निश्चिंत बैठा देखकर मोहित उठे और शिवरात्रि को लाया लाल अबीर ताखे पर रखा देख मचल उठे होली खेलने को। होली में 2 दिन शेष थे। पीछे से आकर अवकार में भर पत्नी के भर मुंह पोतने लगे। छोड़ा छुड़ाई में मुल्लर के गमछे का सूत औरत के नाक की फुरहरी यानी कील में फंस गया और देखते देखते वह कील कहीं छटक कर गिर गई। ब्याह की पड़ी फुरहरी नाक की आज तक मुल्लर बो ने कभी नहीं निकाली थी। माँ की आखिरी निशानी थी। वह पति को धकेल कर खोजने लगी। दोनों पूरा आंगन ककोर मारे पर जैसे पाताल ने लील लिया हो फुरहरी शाम तक नहीं मिली। एक तो माँ की निशानी, दूसरे सोने के खोने का भय भी कुछ अपशगुन होगा। मुल्लर बो राग कढ़ा कर रोने लगी। आस पड़ोस ने सोचा सास गई। देखते देखते मजमा जुट गया। कानाफूसी होने लगी। एक औरत ने दूसरी औरत से कहा, कुल बूढ़ी का शराब है, आगे देखो क्या क्या होता है। उस रोज मुल्लर बो रसोई नहीं बना पाई। मुल्लर ने बच्चों की मदद से बाहर अहरा सुलगा कर भौरी चोखा बनाया। माँ को दूध पिलाया। शाम को माँ का क्रियाकर्म भी खुद ही किया। पत्नी की तबीयत खराब होने पर कभी कभार वह खुद ही माँ को नहला धुला दिया करते थे। शुरू में माँ संकोचती और रोने लगती। बेटे ने समझाया, जिस देश से पैदा हुआ उसकी सेवा में संकोच कैसा। धीरे धीरे माँ को सब स्वीकार्य हो गया। जानती थी अकेली बहू क्या क्या करेगी, पर टोला मोहल्ला तो जैसे उड़ती चिड़ै को हल्दी पोतने पर आमदा हो। पतों की थू करता, पतो नहीं छूती है तब न बेटा करता है का नारा औरतों ने लगाया और बेचारी के 30 दिन के किए पर पति का 1 दिन किया भारी पड़ता। मृत्यु चौखट पर खड़ी थी, पर बुढ़िया बहुत खुश थी कि पतों को लोग भरा बुरा कहते हैं। डाह सौतिया डाह में बदल गया। इधर मुल्लर बो की रोते रोते हिचकी बंध गई थी। याद आ रहा था कि वह दिन बाऊ ने किसी तरह कान का बुन्ना और गले की चांदी की हसली कड़ा और छड़ा बनवा लिया था, पर नाक में सोना देना ज़रूरी था। बेचारे ने बहुत दुखी होकर उनकी माँ से कहा था कि अपनी फुरहरी दे दो, तुम्हें पैसा होते बनवा दूंगा। माँ ने चुपचाप अपने माँ की आखिरी निशानी 2 भर की पंचपतिया फुरहरी बेटी को दे दी। खूब नाम हुआ था। उधर न 9 मन गेहूँ हुआ, न राधा उठकर नाची। माँ चांदी की फुरहरी पहने ही दुनिया से चली गई। छाती फुरहरी के बिछोह से फटी जा रही थी। मुल्लर भी अपराध बोझ से ग्रस्त रात भर सो न सके। कुछ रुपए जोड़कर माँ की अंत्योष्टि के लिए रखे थे। सवेरे उसी में से कुछ काट शहर गए और वैसे ही पंचपतिया 3 भर की फुरहरी लेकर वापस आए। हाथ से पहनाया, पूरी नाक छेक लिया फुरहरी ने, इतनी बड़ी कि कोस भर से नाक न दिखे लेकिन फुरहरी दिख जाए। बेचारी पति से कहा, काहे इतनी भारी लाए, माई के क्रियाक्रम में जो घट गया चारों तरफ थू मचेगी। वैसे भी माई ने मुझे बदनाम कर रखा है कि मेरे बेटे को कुछ खिला पिलाकर मति भरम कर दिया है पतोह ने। मुल्लर हंस पड़े। कहने दो दुनिया को जो कहना है, तुम हमको जानो, हम तुमको ये बहुत है। बेचारी नाक में कील पहने डराते डराते आंगन में निकली। गनीमत था कि बूढ़ी की उल्टी सांस चल रही थी, चेतना जा रही थी, वरना जो कोहराम मचाती कि पूछो मत। टोले की मंथराओं की भी दाल नहीं गली। सांस अंतिम यात्रा की तरफ बढ़ रही थी। डॉक्टर आकर नाड़ी देखकर कह गया कि भूत सेज दिया जाए। पंडित बुला लिए गए। नाउन ने द्वार की छानी की धरती को गाय के गोबर से लीप पोत दिया। सांस बाहर कर दी गई। खटिया मचिया कपड़ा लत्ता बहरिया दिया गया। पुरोहित ने कहा, मास्टर भागवत पुराण शुरू करा दो, शरीर में अटकी आत्मा को जल्दी मुक्ति मिलेगी। गौदान हो रहा था। दरवाजे पर हितनाद का मजमा जुटने लगा। बेचारी मुल्लर बो की धुधुकी लगी थी कि जो आज सास मर गई तो फुरहरी नहीं सही, आंचल से नाक तोपते चलती थी वो। पर काहे को फुरहरी छुपे, वह दमकती सबके आंख में चुभ ही रही थी। सुलेमनपुर अहिरौटी में आज तक बड़ बड़ कमवैयों ने ऐसी फुरहरी मेहरारू को नहीं पहनाया था।
फुरहुरु थी कि कान का बुनना। औरतें आंखें फाड़ फाड़ कर देखती और आपस में खुसुर फुसुर करती। खैर किसी तरह रात बीत गई और हिंदू विधान के अनुसार उदया तिथि में अगले दिन सात सूर्योदय के बाद स्वर्ग सिधार गए। इधर माँ की अर्थी उठी, उधर मुल्लर का हेडमास्टर का प्रमोशन का डाक मिल गया। फुरहुरी सह गई। ये था इस चैप्टर मोहपाश नाक की फुरहुरी का आधा पार्ट। आगे अगले पार्ट में मैं आपको और बताऊंगी कि इस नाक की फुरहुरी ने आगे और क्या क्या खेल दिखाया। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।